नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय। शुरुआत करेंगे खबरों की। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। तो ये 4 बड़ी खबरें। पहले तस्वीर महंगाई को लेकर सीएम भूपेश विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी पर बोले, मोदी शासनकाल में महंगाई चरम पर है। दूसरी तस्वीर मुंगेली में लव जिहाद के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष के बाद आज एक समाज के लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर घेराव किया। इधर तीसरी तस्वीर सरगुजा के उदयपुरा थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की का किडनैप कर रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद आरोपी दूसरे दिन उसे गांव के बाहर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौथी तस्वीर बिलासपुर शहर की महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी होगी। बिलासा एयरपोर्ट में जल्द ही नई उड़ानों को परमिशन दे दी जाएगी। इसके लिए एयर कनेक्टिविटी लोकेशन डिमांड और एयरपोर्ट फैसिलिटी पर सर्वे किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अमरकंटक पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौरेला तबाडबरा प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया और इस स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में भी बैठकर उनसे बातचीत की। साथ ही तबाडबरा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया और बच्चों को खाना भी खिलाया। राजमेरगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने की योजना के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक से लगा हुआ क्षेत्र, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में यहाँ ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे, उसी प्राकृतिकता को आधार बनाकर राजमेरगढ़ का विकास किया जाएगा। सीमेंट छड़ के इस्तेमाल की जगह लकड़ी और बांस से बने यहाँ शेड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही अमरकंटक मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ भी किया। इस दौरान सीएम ने भूमि विहीन बैगाओं से मुलाकात की और शासन की योजनाओं के संबंध में उनसे चर्चा की। जैसे प्राचीन हमारे ऋषि मुनि का आश्रम इस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से इसको डेवलप करेंगे ताकि जो लोग ध्यान करने चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो आए, रुके और रुकने की उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लाइट की, पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं और सड़क की व्यवस्था। जो बैगा आदिवासी यहाँ रहते हैं, उसी प्रकार से जितने भी निर्माण होगा उसमें कंक्रीट का, छड़ का उपयोग नहीं होगा। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता स्वर्गीय भंवर सिंह पूर्ते की 78वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने उनके समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के हित के लिए किए गए कार्यों और योगदान का स्मरण किया। वहीं गौरेला में आज हजारों की संख्या में मौजूद आदिवासी समाज के नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भंवर सिंह पूर्ते की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी बेटी और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अर्चना पूर्ते भी उपस्थित रहे। साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले हर दल आदिवासी बहुल बस्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भाजपा बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर कर सरकार पर धर्मांतरण और अधूरे विकास को लेकर निशाना साध रही है। तो सत्ता पक्ष के मुताबिक भाजपा का ये दिखावा केवल वोट बैंक के लिए है। कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के विकास के लिए सरकार ने कम वक्त में ही कई योजनाएं और कदम उठाए हैं। बस्तर किसका साथ देगा, ये तो बाद में तय होगा। वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को उनका 15 साल का शासनकाल याद दिलाया और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर होते विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए विपक्षी दल भाजपा धर्मांतरण समेत सरकार को अधूरे वायदों की याद दिलाकर सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा ने 2023 की तैयारी की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से कर दी है। वजह राज्य की 29 एसटी यानी आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें। जिस भी दल को आदिवासी सीटों पर समर्थन मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में सत्ता के करीब पहुंचेगा। 2003 में भाजपा को अनुसूचित जनजाति की 23 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 2008 में भाजपा 19 सीटें जीत पाई। फिर 2013 में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में
पासा पूरी तरह से पलट गया। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति संबंधी 29 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में सत्ता हासिल की। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें एसटी आरक्षित हैं, जहां पहले भाजपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसीलिए वो बस्तर में एक बार फिर जनता का साथ ढूंढने के लिए मंथन कर रही है। इसी मकसद से पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से की। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं के साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। शिविर में भाजपा ने मौजूदा दौर में बस्तर में धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास और उनके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इधर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को 15 साल तक आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। आज सत्ता में वापसी के लिए वो फिर बस्तर में शिविर आयोजित करने का दिखावा कर रही है। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि जो वादा करते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई उसे निभाए ही नहीं। छत्तीसगढ़ की हर एक वर्ग को धोखा देते हुए, यानी कि वो झूठ बोले, सत्ता में आए और न निभाकर यहाँ के लोगों को धोखा कर रहे हैं। इस वजह से कितने वादे पूरे किए और 2.5 साल निकल गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तो जनता सवाल पूछ रही है कि जवाब तो देना पड़ेगा उपेश जी। जनता सवाल पूछेगी और ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। विकास के सारे काम ठप हैं, कोई डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं। आदिवासी लोगों को इनके नाम 15 साल में इतना उपेक्षा हुआ है, 700 गांव काली हुआ है, आंध्रा पालन किए हैं, इनको क्या माफ करेंगे? इसलिए कितना भी चिंतन शिविर करे, बस्तर के लोग अभी समझ चुके हैं, इनके बारे में आने वाला नहीं है। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए बस्तर का साथ बेहद जरूरी है। तभी कांग्रेस ने प्रदेश विकास को देश तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की शुरुआत बस्तर से रखी है। कांग्रेस बस्तर में किसानों की जमीन वापसी, तेंदुपत्ता की 4000 प्रति मानक बोरा खरीदी, 52 प्रकार के लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जैसे सरकार के फैसलों के जरिए बस्तर का विकास करने का दावा करती है, तो भाजपा धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बस्तर का साथ चाहती है। सवाल ये, किसकी रणनीति ज्यादा कारगर रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, अपने अधिकारों को लेकर लामबंद होता बस्तर का आदिवासी किसे समर्थन देगा? जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और इधर मंत्री अमरजीत भगत ने आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिलों में PDS दुकानों के लिए चावल की उपलब्धता और आगामी माह में वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा साल 2021-22 के लिए होने वाली धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना खरीद पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि सूखे की स्थिति में जनता को धान की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 3 महीने का चावल स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अमरजीत भगत ने बताया कि 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इसमें से 91,32,000 मीट्रिक टन का निष्पादन हो चुका है। 1,19,000 की सुखद से राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है और इसी तरह से शेष 70,000 मीट्रिक टन धान का निराकरण अगले माह तक कर लिया जाएगा। 2021-22 में आगामी वर्ष में जो धान खरीदी किया जाना है, उसमें बारदाने की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में तैयारी के लिए मैंने बुलाया था। बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है। हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे, उसकी व्यवस्था हमको देखनी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के मोबाइल ऐप का वेब पोर्टल www.cgqdc.in लॉन्च किया है। सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खुद से संबंधित जानकारी ऐप के माध्यम से दर्ज कर सर्वे का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण
14% से बढ़ाकर 27% किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस फैसले को कुछ लोगों ने चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्थगन का प्रस्ताव देते हुए क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत करने को कहा। सीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के और आरक्षण के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया गया। सीएम ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों से इसमें अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया। आज लॉन्च किया जा रहा है मोबाइल ऐप आयोग के साथ साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। और रेलवे के निजीकरण के विरोध में बुधवार को इंटक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर में पदयात्रा निकाली और रेलवे स्टेशन जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार विरोधी तख्तियां और पोस्टर भी प्लेटफॉर्म पर लगाए। इंटक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है, स्टेशन को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और देश हित में नहीं है। ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं। कांग्रेस ने निजीकरण के विरोध में आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। केंद्र सरकार द्वारा जो निरंतर निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम हमारे द्वारा जिला इंटक के द्वारा किया गया है। ये हमारा सांकेतिक विरोध है। ये जो आप सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ जिला इंटक का सांकेतिक विरोध है, क्योंकि लाखों रेल कर्मचारियों की नौकरी दांव पे लग गई है। मेन गेट के पास तो इंटक वाले आए थे और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेके, रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेके नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बारे में हमको कोई पूर्व सूचना नहीं मिला था, तो हम अकस्मात हमने इसको देखा और उनका मेन जो मुद्दा था वो प्राइवेटाइजेशन को लेके ही था। और छत्तीसगढ़ में कल से स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे। क्लास 1 से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। ये आदेश प्राइवेट और सहकारी सभी तरह के स्कूलों के लिए जारी किया गया है। आदेश के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं। स्कूल खोलने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि और पालक समिति की सहमति जरूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में स्थानीय पार्षद की अनुशंसा जरूरी है। हालांकि सरकार की इस पहल के बीच इस बात की आशंका जताई जा रही है कि स्कूल खुल जाने से बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा तो नहीं बढ़ेगा। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर बहुत कम है, इसलिए क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो प्रदेश में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। 50% क्षमता के साथ इसे शुरू करने का आदेश जारी किया गया। क्लास के आधे बच्चे पहले दिन और आधे दूसरे दिन आएंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी यहां विकल्प रहेगा। आवासीय विद्यालयों को भी शुरू करने का आदेश फिलहाल जारी कर दिया गया है। निजी स्कूलों ने भी तैयारी शुरू कर ली है। वर्तमान में 50% क्षमता के साथ में 10वीं 12वीं संचालित हो रही है, लेकिन फिर भी 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं ये कक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो रही थी। इनकी अभी अनुमति मिली है। आज इसमें औपचारिक अनुमति जारी कर दी जाएगी। ये कक्षाएं भी कल से शुरू हो सकेंगी। और एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। 27 जनवरी 2022 से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कल सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इन्वेस्टरगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 की घोषणा तो कल लोगों और वेबसाइट की लॉन्चिंग करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल कल नई औद्योगिक नीति से निवेश के लिए नया वातावरण 132 MOU के जरिए यहां शुरू करेंगे। 58,950 करोड़ रुपए का
पूंजी निवेश भी प्रस्तावित है। 1564 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, 2022 से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट और इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 की घोषणा। बिल्कुल, देखिए काफी बहुप्रतीक्षित थी इस तरीके की जो इन्वेस्टर्स मीट है। राज्य सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है एक भी इस तरीके के मीट नहीं हुए थे और कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है कोरोना काल था। 1.5 साल से ज्यादा वक्त जो है लगभग कोरोना काल में गुजर गया, इसके कारण इन्वेस्टर्स मीट नहीं हुए थे। और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी पूरी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में जो है जनवरी 2022 में इन्वेस्टर मीट किया जाएगा और ये इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के नाम से होगा और इसकी औपचारिक घोषणा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इससे संबंधित लोगो और वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की जाएगी। बता दें कि 3.25 साल में 132 एमयू के जरिए लगभग 58,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ है और लगभग 1,500 नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2-3 चीजें हैं यहाँ पर विजय, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और 4 बड़े क्षेत्र हैं इस पर: एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी। इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में काफी जो है संभावनाएं देखी जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिक प्रोसेसेस और सस्टेनेबल रिसोर्सेज जैसी सारी चीजें जो है अवेलेबल है। ऐसे में राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि अगर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कराए जाएंगे तो लगभग जो है राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है पूंजी निवेश जो है यहाँ पर प्रस्तावित होगा। और जिस तरीके से हमने पिछले समय देखे 2 महीने पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक भी ली थी और उस बैठक के दौरान जो है पिछले सरकार के समय जो एमओयू हुए थे और उस पर जो एमओयू में 1 रुपए का भी काम शुरू नहीं हो पाया था, इसके कारण जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुराने एमओयू को रद्द कर दिए थे। अब निश्चित रूप से नए एमओयू हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नई संभावनाएं भी नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ सरकार को एक नया इस पर फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व में आमदनी होगी। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तमाम बातचीत के लिए एक पूरे महीने के बाद निलंबित एडीजी जीपी सिंह आज पूछताछ के लिए रायपुर के ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जीपी सिंह से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। एक इंस्पेक्टर और डीएसपी ने उनसे सवाल जवाब किया और इस दौरान जीपी सिंह के वकील भी साथ थे। उनसे अनुपातहीन संपत्ति और छापे के बाद बरामद आपत्तिजनक दस्तावेजों के बारे में सवाल हुए। संपत्ति के बारे में उन्होंने अपना पक्ष रखा, हालांकि आपत्तिजनक दस्तावेजों के बारे में कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके पहले जीपी सिंह को पूछताछ के लिए 3 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अपनी बीमारी का हवाला देकर वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। चौथे नोटिस के बाद आज जीपी सिंह अपने वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। हालांकि पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले समेत राजनांदगांव, ओडिशा के 15 दूसरे ठिकानों पर 1 जुलाई की सुबह एक साथ कार्रवाई की। छापे से मिली संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर उन पर भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद शासन ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड किया। करीब 68 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली कार्रवाई के दौरान 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने एक प्रतिवेदन के आधार पर रायपुर कोतवाली में राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।